हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंसिडरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 को समझें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उस एक्सेप्शन को जो कि है विद रिगार्ड टू कंसिडरेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिन केसेस में अगर कंसिडरेशन ना भी इन्वॉल्व हो एग्रीमेंट के साथ, तो उन एग्रीमेंट्स को भी वैलिड समझा जाता है। तो उसी को ही हम स्टडी करेंगे इस वाले पार्ट में। तो दोस्तों, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट वो कुछ एक्सेप्शंस भी ले डाउन करता है जिन केसेस में अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो उन एग्रीमेंट्स को वैलिड समझा जाता है, वॉइड नहीं माना जाता। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला बात, जो एग्रीमेंट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंटर किए जाते हैं, या फिर कोई पास वॉलंटरी सर्विस जिन केसेस में दी गई हो, या फिर टाइम बार डेट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो, या फिर मेकिंग ऑफ गिफ्ट हो। ये क्या है, इनको हम समझते हैं इन डिटेल। तो दोस्तों, पहली बात आती है नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन कहता है कि अगर दो पार्टीज आपस में बाय ब्लड रिलेटेड हैं या ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज रिलेटेड है, या तो उनका संबंध कोई खून का है या फिर शादी की वजह से कोई रिश्ता आपस में बना है, तो उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इट इज रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, तो उस केस में कंसिडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। जैसे कि आप समझिए कि मेरे और मेरी सिस्टर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, तो दोस्तों अगर ये आउट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन हुआ है ना, तो कंसिडरेशन ना भी हो तो भी उस एग्रीमेंट को वैलिड समझा जाता है। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई प्यार के बेसिस पे वो एग्रीमेंट एंटर होना चाहिए बिटवीन द नियर रिलेटिव्स। नियर रिलेटिव्स कौन होते हैं? जिनका आपस में रिश्ता हो खून का, या फिर आउट ऑफ मैरिज कोई रिश्ता उनका आपस में बना हो। तो ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं है, पर इन एग्रीमेंट्स को वैलिड समझा जाता है एंड दे आर इन्फोर्सेबल। एक इसमें लैंडमार्क केस है राज लकी दावी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का। इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि भाई सुन, तू ना मुझसे अलग रह, लिव सेपरेटली फ्रॉम मी, मैं तुझे इतने रुपए मेंटेनेंस दूंगा, ठीक है। और बाद में कोर्ट को पता लगता है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनके बीच में काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, तो इसकी वजह से उसने उसे प्रॉमिस किया था ये रुपए देने के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये एग्रीमेंट तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हुआ ही नहीं, कोई उनका आपस में कोई प्यार है ही नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसने तो बल्कि ये बोला कि तू दूर रहे मुझसे तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो इस वाले केस को इस वाले एक्सेप्शन में नहीं रखा गया क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो इससे गायब था, इनमें कोई प्यार ही नहीं था। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दैट एग्रीमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई प्यार के बेसिस पे वो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ वो रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिटवीन द नियर रिलेटिव्स होना चाहिए, दोज हु आर कनेक्टेड बाय ब्लड और आइदर बाय मैरिज। अगली बात आती है पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के बारे में। वॉलेंटरी वर्ड याद रखिएगा जिसमें इंसान ने खुद ही कोई उसे सर्विस दी हो पास्ट में। इसका मतलब क्या है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आज आप कोई बीमारी से जूझ रहे थे, आप मेरे दोस्त हैं, तो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं डॉक्टर था, मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसे भी दिए जिससे कि आपका इलाज हो पाए। तो अब क्या हुआ, जब आप ठीक हो गए तो आपने मुझे बोला कि भाई तूने मेरी इतनी मदद की, मेरा ट्रीटमेंट किया, आज मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने कोई पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, पास्ट में आपको कोई सर्विस दी थी वॉलेंटरीली, उसकी वजह से आपने मुझे प्रॉमिस आज किया है। तो इसमें ऑल्दो कंसिडरेशन अगर ऐसे एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व ना भी हो तो इन एग्रीमेंट्स को वैलिड ही समझा जाता है एज पर द सेकेंड एक्सेप्शन। पर इसमें एक बात हमें ध्यान रखने की क्या है, वो ये है कि जैसे मैंने आपको वो सर्विस दी थी, है ना, मैं था डॉक्टर, मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया, कुछ पैसे दिए, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया बाद में, तो वो वैलिड माना गया, वो इस एक्सेप्शन में कवर हुआ। पर अगर बाय चांस ऐसे हो कि आपने मुझे प्रॉमिस नहीं किया, पहले मुझे किया था कि भाई तू मुझसे पैसे ले ले अब, क्योंकि तूने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, मेरा ख्याल रखा, पर मैं बोलूँ नहीं यार हम तो दोस्त हैं, दोस्ती में क्या पैसा लेना देना।
तो आप क्या करते हैं, आप मेरे बेटे के साथ कर लेते हैं वो प्रॉमिस, मेरे बेटे को प्रॉमिस कर देते हैं कि भाई सुन, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा क्योंकि तेरे फादर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, ट्रीटमेंट दिया, उसके पास वॉलंटरी सर्विस की वजह से मैं आज तुझे प्रॉमिस करता हूँ। तो क्या ये वाला पार्ट जो आपने मेरे बेटे के साथ प्रॉमिस किया है, क्या वो इस एक्सेप्शन में कवर्ड होगा? नहीं दोस्तों, इस वाले एक्सेप्शन के लिए जरूरी है कि जिसने आपको पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी है ना, सर्विस तो मैंने दी थी, तो आप उसी से ही प्रॉमिस करें। और अगर आप मुझसे ही प्रॉमिस करें और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो भी वो वैलिड समझा जाएगा। पर इस केस में जो आपने बेटे के साथ किया, अगर इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो वैलिड नहीं समझा जाएगा, उस एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं होगा। इसका मैं एक और इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। एक केस था करण चंद वर्सेस बसंत कुमार। इसमें क्या हुआ था कि एक बच्चा था, पहले जब वो माइनर था तो मैंने उस बंदे ने उसको बहुत सारी सर्विसेज दी, उसका ख्याल रखा, खाने पीने के पैसे दिए और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब उसे प्रोवाइड की। जब वो बड़ा हो गया तो उसने प्रॉमिस किया कि अंकल आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था जब मैं छोटा था, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इतने पैसे देने का। तो ये वाली बात इसमें कवर्ड होगी। पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए अगर कुछ प्रॉमिस किया जाए बाद में और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो भी वो वैलिड समझा जाता है। अगली बात आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को लेके। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है कि मानिए एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, एक उसका एजेंट होता है। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है प्रिंसिपल के डायरेक्शंस पे। और जो एजेंट काम करता है ना प्रिंसिपल के लिए, तो जो भी वो एक्ट्स परफॉर्म करता है वो एक्ट ऑफ प्रिंसिपल ही माने जाते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आए, अब आपको पीजी चाहिए, पर आपको पता लगता है कि आपका एक दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे पीजी का काम करता है। पीजी का काम करता है मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर है। तो आप उसे कहते हैं कि भाई सुन, प्लीज यार मेरे लिए कोई पीजी वीजी ढूंढ दे। तो वो कहता है ठीक है भाई, मैं तेरे लिए ढूंढ देता हूँ। पर वो ये कहता है यार मैं तेरे दोस्त हूँ तो मैं तेरे से कोई कमीशन नहीं लूंगा, जिस जहाँ पे मैं पीजी दिलवा रहा हूँ ना उससे ले लूंगा कमीशन। तो इसमें क्या हुआ, मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ। मैंने उसे हायर किया जिससे कि वो लिए जिससे कि वो मेरे लिए पीजी ढूंढ पाए। तो इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हुई क्योंकि वो मेरे को मेरे लिए काम कर रहा है, वो मेरे से कुछ पैसे नहीं ले रहा है ना, कुछ पैसे तो वो ले ही नहीं रहा, तो कंसिडरेशन इसमें नहीं है। पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है अगर वो विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी वो वैलिड समझा जाता है। जैसे कि इस केस में मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे नहीं लिए पीजी दिलवाने के, तो कंसिडरेशन उसे तो कुछ मिला ही नहीं, पर फिर भी ये इस एक्सेप्शन में कवर्ड है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। अब बात करते हैं टाइम बार डेट की। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि टाइम बार डेट होता क्या है। दोस्तों देखिए जैसे कि ए और बी हैं। दोस्तों ये मैं माउस से बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसके लिए मुझे एक्सक्यूज करिएगा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में खरीदूँ। तो ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। अब ए ने इसे कुछ पैसे दिए थे, मानिए ए ने इसे 1,00,000 रुपए दिया था, 1 लाख रुपीज दिए थे आज की डेट में। आज मानिए 2020, आप 20 मानिए आज कि आज 2020 है, ठीक है। और 1,00,000 रुपए ए ने बी को दिए हैं और बी ने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को ना 1 साल में लौटा दूंगा ये, ठीक है। उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई मैं चिंता मत कर, 1 साल के अंदर तुझे पैसे लौटा दूंगा। पर अब 2021 आ गया और अभी भी पैसे देने का कोई नामो निशान नहीं है। वो कहता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब 2021 जैसे आ गया ना, तो अब ए के पास ये राइट है, कॉज ऑफ एक्शन 2021 में अराइज हो जाता है। ए के पास ये राइट है कि जैसे वो मना कर देना कि मैं तो नहीं दे सकता पैसे, तो तुरंत जाए कोर्ट में और कोर्ट को बोले कि भाई मेरे पैसे रिकवर करवाओ, जो मैंने इसको डेट दिया था, जो उधारी दी थी वो मुझे रिकवर करवाओ, क्योंकि अब एग्रीमेंट का टाइम भी खत्म हो गया है और इसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है 2021 में। अब ना लिमिटेशन पीरियड का रूल आता है। लिमिटेशन पीरियड क्या कहता है कि भाई अगर आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जैसे आज 2021 में जब उसने मना कर दिया तो आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, आज से लेके 3 साल तक, मतलब 22, 23, 24, 2024 तक आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, इस एग्रीमेंट से ये डेट वापस रिकवर करने के लिए। आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है एज पर लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट वो एक्ट है जो कि आपको बताता है कि अगर ये पर्टिकुलर सूट है तो इसके लिए खाली आपके पास 3 साल है। जैसे ये पर्टिकुलर सूट है डेट रिकवरी का, तो इसके लिए आपके पास 3 साल होते हैं कि 3 साल के अंदर आपने कोर्ट में अगर अर्जी डाल दी, अगर सूट डाल दिए दूसरे के खिलाफ, तो कोर्ट एक्शन लेगा। पर अगर 2025 में आप जाएं 4 साल बाद और बोले कि सर ये ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ था, तो कोर्ट बोलेगा भाई कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, आप बोलेंगे 2021 में, बोलेंगे आज तो 2025 है। पर लिमिटेशन पीरियड कहते हैं कि 3 साल का ही टाइम था आपके पास, 3 साल के अंदर अंदर आना चाहिए था कोर्ट में, तो आज तो 2025 हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये बात आप समझ जाइए। अब टाइम बार्ड डेट क्या है कि आप 2025 में गए तो कोर्ट ने मना कर दिया, बोले भाई लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से तो अब हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो 2025 में इस बंदे की आत्मा जाग जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है इस आदमी का। वो कहता है भाई सुन, मैं तेरे पैसे नहीं रखना चाहता, तू 1 लाख रुपए ना मुझसे ले ही ले। 2025 में वो ऐसा से कहता है कि भाई कोई नहीं, अब तू मुझसे ना वो पैसे ले ही ले 1 लाख रुपए, और मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं तेरे को वो दे रहा हूँ पैसे वापस 2025 में। जबकि कोर्ट का जो टाइम था, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का, वो खत्म हो गया। तो कोर्ट कहता है कि अगर ऐसा ये बंदा कहता है ना ए को, जबकि कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए कि भाई तू मुझसे पैसे ले ले, तो इस वाले केस में भी कंसिडरेशन का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। इस केस में भी कंसिडरेशन का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी बात है जो वो कर रहा है। ये तो एक बहुत अच्छा बात हुआ कि कोर्ट नहीं भी रिलीफ दे पाया, पर उस बंदे ने खुद ही वो टाइम बार्ड डेट देने का वादा उसको कर दिया है 2025 में। तो इसको कहते हैं टाइम बार्ड डेट, जबकि टाइम खत्म हो गया हो, लिमिटेशन पीरियड का टाइम बीत चुका हो, और टाइम बार्ड होने के बाद वो बंदा खुद ही आपको वापस डेट देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये बात होती है टाइम बार्ड डेट में। टाइम बार्ड डेट का अगर कुछ आप प्रॉमिस करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, उसमें कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी उसे वैलिड माना जाता है। अगली बात आती है कंप्लीटेड गिफ्ट की। देखिए, एक होता है डोनर, डोनर और एक होता है डोनी। डोनर वो होता है डोनर वो होता है जो दूसरे को गिफ्ट देता है प्रॉपर्टी का। जैसे कि आपकी परदादी ने आपके नाम पे अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं अपने पोते को देती हूँ, तो आउट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन, या बाकी वो ना भी इन्वॉल्व हो, तो गिफ्ट का मतलब होता है कि वॉलंटरीली आप कुछ प्रॉपर्टी दूसरे को दे दें बिना उसके बदले कुछ लिए हुए। जैसे कि इस केस में अगर दादी आपके नाम पे प्रॉपर्टी लिख जाती है, गिफ्ट कर जाती है, तो उन्हें तो कुछ नहीं मिला, उनका तो खाली लाड़ प्यार था आपके लिए, या लाड़ प्यार ना भी हो तो उनको कुछ नहीं मिला रिटर्न में, उनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिली है, पर उन्होंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है। तो गिफ्टेड चीजों में भी जब गिफ्ट के थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी दूसरे को देते हैं, डोनर डोनी को देता है, तो उस केस में भी कंसिडरेशन का होना कोई वैल्यू नहीं रखता। अ गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, ये बात याद रखिएगा आप। पर कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए, मतलब ट्रांसफर हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो कि गिफ्ट में दी गई है, फ्रॉम द डोनर टू द डोनी। डोनर कहते हैं जो गिफ्ट में प्रॉपर्टी देता है, डोनी उसे कहते हैं जिसको प्रॉपर्टी दी जाती है। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा। ये थे एक्सेप्शंस विद रिगार्ड टू कंसिडरेशन, जिन केसेस में अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी एग्रीमेंट्स को वैलिड समझा जाता है।